फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। यानी कि यह आपकी हिंदी की कंप्लीट मैराथन क्लास होने वाली है। इसमें कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बने उन सभी क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आपको अपने एग्जाम के पहले जरूर कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाहर आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस एक क्लास से ही आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आज की इस एक क्लास में मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। तो ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये क्लास अपने एग्जाम के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट जरूर कर लीजिए, और कि यहाँ से आपको अपने एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के आज की इस क्लास की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो आज की आपकी क्लास होने वाली है इसका PDF कहाँ पर मिलेगा। तो PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। तो वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा 7706974820। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे जैसे ही मैसेज करेंगे जो आज आपकी क्लास होगी उसकी PDF साथ ही साथ जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रयोजन का शमनार्थी शब्द नहीं है। जो प्रयोजन का शमनार्थी शब्द नहीं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना। देखिए, अगर मैं प्रयोजन की बात करूँ तो इसके आपके शमनार्थी शब्द क्या क्या हो जाएंगे। हेतु है, ठीक है, इसके अलावा लक्ष्य है, इसके अलावा उद्देश्य है। ये सभी क्या है आपके प्रयोजन के शमनार्थी शब्द है। बट जो नियोजन है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, नियुक्त करने की क्रिया। तो ये आपका प्रयोजन का शमनार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, यहाँ पर ऋजु का विलोम शब्द है। ठीक है, देखिए जो ऋजु है इसका अर्थ क्या होता है आपका सीधा। ठीक है, ऋजु का अर्थ क्या होता है सीधा, और इसका विलोम शब्द पूछ रखा है। तो वक्र का अर्थ क्या होता है आपका टेढ़ा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं त्रिकोण शब्द के, ठीक है, विलोम शब्द की बात करूँ तो इसका विलोम शब्द आप सभी ध्यान रखिएगा षष्ठ कोण होता है। क्या होता है, षष्ठ कोण होता है। सरल का आप सभी को पता होगा, इसका विलोम शब्द क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, सीधा का आपका विलोम शब्द क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, बट यहाँ पर आपसे ऋजु का पूछ रखा था तो ऋजु का आपका वक्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, लिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है दूसरा कर्मवाचक, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। ढाई अपूर्णांक बोधक, ये भी आपका बिल्कुल सही दे रखा है। 26 पूर्णांक बोधक, ठीक है, क्योंकि ये आपका पूर्णांक है ना। वह नौकर कोई विशेषण नहीं, देखिए ये आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि जो वह नौकर शब्द है इसमें आपका क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा था कोई विशेषण नहीं, तो ये क्या है आपका अशुद्ध निर्देश है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा जहाँ पर लेखक जो है अपने आप या फिर आप जैसे शब्द का प्रयोग करता है वहां पर क्या होता है, आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर ये लाइन पढ़ी है, आप भला तो जग भला, यानी कि यहाँ पर जो है वाक्य में सर्वनाम के कौन से भेद का बोध हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है ना, जो पुल्लिंग है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर सिंपल सा ही आपको दिख रहा है कि कौन से शब्द में आपका पुल्लिंग का बोध हो रहा है, संतान शब्द में। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सरसों, चील, कड़ी, ठीक है, ये सभी आपके यहाँ पर नहीं होंगे। अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इनकी रचनाओं का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मधुशाला, बाला, मधु कलश, निशान, निमंत्रण। ठीक है, अगर मैं इनके प्रकाशन वर्ष की बात करूँ तो जो मधुशाला है, ठीक है, इसका प्रकाशन आपका कौन से वर्ष में हुआ था, 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में। इसके अलावा जो आपका मधुबाला है, ठीक है, मधुशाला और
मधुबाला दोनों ध्यान रखिएगा, ये आपका 1936 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रम तो आपको अभी तक सही दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा मधु कलश की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 1937 में हुआ था। ठीक है, 1937 में हुआ था। और जो आपका निशा निमंत्रण है ये आपका 1938 में हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल क्रम आपको यहाँ पर सही दे रखा है, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मधुशाला आपका 1935, ठीक है, मधुबाला आपका 1936, मधु कलश आपका 1937 और जो निशा निमंत्रण है ये आपका क्या है 1938 में। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर सुमेलित कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है, सूची फर्स्ट दे रखा है और सूची यहाँ पर सेकंड आपको दे रखा है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था ये आपका 1910 में हुआ था। ठीक है, तो यानी कि ए का क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, जो कि आपको पहले ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो दो ऑप्शन आपके यहाँ पर कटेंगे। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणीय सभा, ठीक है, ये आपका कब हुआ था? 1893 में हुआ था। ठीक है, यानी कि बी का आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। और जो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा है ये आपका 1918 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ष ध्यान रखना है, 1910 में हुआ था। इसके अलावा जो काशी नागरी प्रचार सभा ये आपका 1893 में, जो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ये आपका 1918 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है तुलसीदास के रचनाकर है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। तुलसीदास के रचनाकर आपके कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ठीक है, जो अन्या से अनन्या आत्मकथा है ये आपका प्रभा खेतान की है। ठीक है, किसकी? प्रभा खेतान की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? ठीक है, ये आपको बताना है कि कबीर का वाक्य है, नानक का, या फिर दादू का, या फिर रैदास का। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर पता होगा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो है किसका वाक्य है? रैदास जी की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है? राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? ठीक है, राम आम खाता है, इसमें जो है वाच्य का कौन सा रूप है? तो यहाँ पर जो है कौन सा आपको रूप दिख रहा है? ठीक है, क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर क्या होता है? आपका कृतवाच्य होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बाकी भाववाच्य, कर्मवाच्य, उभयवाच्य ये सभी आपके यहाँ पर नहीं होंगे। अगला है क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? देखिए रूपक अलंकार तो है नहीं, ना ही उपमा अलंकार है। यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब किसी शब्द का प्रयोग जो एक से अधिक बार किया जाता है, ठीक है, लेकिन जो उसके अर्थ होते हैं वो अलग अलग निकलते हैं, तो वहां पर क्या होता है? आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर जो पानी शब्द है, ठीक है, इसका आपका जो है प्रयोग तीन अलग अलग अर्थों में किया गया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो मनुष्य के संदर्भ में किया गया वो आत्मसम्मान की बात कर रहा है। मोती के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपका चमक या फिर क्रांति की बात कर रहा है। ठीक है, आटे के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो जल की बात कर रहा है। तो पानी जो शब्द है इसके तीन अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? ठीक है, कौन सा शब्द आपको बताना है शुद्ध है? तो चांद इस तरीके से थोड़ी लिखते हैं, ठीक है, ये आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है, अंगना, ये आपका बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर यही क्या है? शुद्ध शब्द है। अंक हम इस तरीके से नहीं लिखते, हम अंक लिखते हैं। ठीक है, आँख हम इस तरीके से आँख नहीं लिखते, हम इस तरीके से आँख लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका अशुद्ध है। बाकी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? जो सही वर्तनी है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए समनिधि नहीं होता आपका। ठीक है, यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? समनिधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका सही तरीके से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर अलग दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये दोनों शब्द आपके सेम नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है।
उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। देखिए जो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता होती है वो किस पर निर्भर करती है? समय व अवधि पर नहीं, भाषिक नियमों के ज्ञान पर नहीं, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर नहीं, समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर। ठीक है, देखिए जब डॉक्टर भी आपको उपचार देता है तो सबसे पहले आपके बारे में जानता है कि आपको आखिर समस्या है क्या। ठीक है, जब तक वो सही समस्या नहीं जान पाएगा तब तक वो आपको सही उपचार नहीं दे पाएगा। इसी तरह जो टीचर है जब तक बच्चे के बारे में ये जान ही नहीं पाएगा कहाँ पर उसको किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तब तक उसको जो है सही तरीके से टीच नहीं करा सकता। ठीक है, तो सबसे जो है उपचारात्मक शिक्षण में इंपॉर्टेंट क्या होता है? समस्याओं के कारण की सही पहचान करना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के शुरू में लगते हैं, आरंभ में लगते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रयोग ऐतिहासिक को लिखूँ तो ये हो जाएगा प्राग प्लस इतिहास। ठीक है, तो इसमें आपका उपसर्ग पूछ रखा है, उपसर्ग आपका पहले लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है तुलसीदास किसकी कविता? अभी आप लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें देखा था कि पूछा था जो तुलसीदास में किसकी रचना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा? बही। ठीक है, बही प्लस कार है ना, और इसमें आपका कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वैदेही वनवास किसकी रचना है? देखिए जो वैदेही वनवास है ये आपकी किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपके टोटल जो है 18 सर्ग है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगला है निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए अगर मैं बात करूँ पखावज की, लिखावट की, मझधार की, तो ये सभी क्या है? आपके स्त्रीलिंग शब्द है। बट जो पहिया शब्द है ये आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला यहाँ पर दे रखा है जो है गद्यांश को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर गद्यांश को पढ़ करके इसका आंसर बताना है। तो संप्रेषण कला क्या नहीं है इसके बारे में आपको बताना है, तो आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर देना पड़ेगा, अपने मन से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या है? आपकी संप्रेषण कला है। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है ना। देखिए प्रभावशाली भाषा की बात कर रखा है तो ये तो संप्रेषण कला आपकी है ना। आत्मविश्वास की बात कर रखा है तो ये भी आपकी जो है संप्रेषण कला है। इसके अलावा विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना तो ये भी क्या है? आपको यहाँ पर जो है संप्रेषण कला है। बट अलंकरण की बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो यही क्या आपकी संप्रेषण कला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पैसेज में। ठीक है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे पाएंगे इजिली। ठीक है, अभ्यास होता है क्योंकि यहाँ पर जो है पैसेज में आपकी अभ्यास की बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? देखिए अगर मैं संयुक्त व्यंजन की बात करूँ तो इसमें आपका त्र आ जाएगा, छ आ जाएगा, ठीक, य आ जाएगा। बट जो य है ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो पूछा था कौन सा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? देखिए मृत्युंजय का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को जीतने वाला। ठीक है, यानी कि भगवान शिव, ठीक है, भगवान शंकर, उनकी बात की गई है ना। तो जब 2 पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते तो वहां पर क्या होता है? आपका बहुव्रीहि समास होता है, जैसे कि लंबोदर हो गया, पीताम्बर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ठीक है, अलंकार में आपको बताना है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका अलम उपसर्ग है। कौन सा? अलम उपसर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला है यह पुस्तक किसकी है? मैं रेखांकित शब्द पद परिचय दीजिए। ठीक है, यहाँ पर यह जो शब्द है, ठीक है, इसका जो है पद परिचय आपको बताना है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन नहीं, सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है,
पुस्तक विशेष एक वचन और स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। देखिए विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, चीजों को तोड़ करके देखना। ठीक है, और इसका विलोम आपसे पूछा है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या है, चीजों को जोड़ करके देखना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके इसमें कौन कौन से जो है व्यंजन आ जाएंगे, तो त थ द ध स। जब भी आप इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करके भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, जो ऊपर के दांत होते हैं उस पर आपकी जीभ लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, देखिए उष्म व्यंजन क्या होते हैं, जब भी आप इनका उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर आपके मुख से जो है गर्म हवा यानी कि उष्म वायु निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है कि उष्म व्यंजन कौन कौन से, तो इसमें आपके श श श ह आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ह भी होता है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है अत्यधिक का विलोम क्या है, तो अत्यधिक है ना, इसका विलोम क्या हो जाएगा, अत्यल्प। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। रित का विलोम क्या है, देखिए रित का अर्थ क्या होता है, सत्य। ठीक है, जो अनृत होता है इसका अर्थ क्या होता है, झूठ, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका अनृत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए संकल्प शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर वाच्य बताना है, तो देखिए इसमें आपका क्या है, भाव वाच्य है। ठीक है, क्योंकि भाव की प्रधानता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। जो गलत है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ऑप्शन दे रखा है आपको लुनाई बढ़ता है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग आर्ट और अंत, इसमें आपको तद्भव और उसके तत्सम का जो है कौन सा मेल गलत है इसके बारे में बताना। देखिए आत और अंतर दे रखा है, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका आंत्र होगा। ठीक है, तो ये आपका गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आपके यहाँ पर सही दे रखे हैं। ठीक है, अगला है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए स्कंदगुप्त के बारे में दे रखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो स्कंदगुप्त है ये आपकी जो है किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। बट यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र दे रखा है, तो ये आपका गलत है। और यही क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, की पूछा है कौन सा जोड़ा गलत है। बाकी संस्कृति के 4 अध्याय ये आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसके अलावा आपका रसक रंजन ये आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अशोक के फूल जो है किसकी रचना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला है यहाँ पर लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म जो है गलत है। अगर मैं आर्यों के आदिदेश की बात करूँ तो ये डॉक्टर शंभुरानंद की कृति है। वेलका से गंगा ये आपका राहुल संकृतांश जी की कृति है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की कृति है। दर्शन दिग्दर्शन ये भी आपका राहुल संकृतांश जी की ही कृति है। बट यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल दे रखा है, और यही क्या है आपका युग्म गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। जो अशुद्ध वाक्य है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। हाँ मेरा यही विचार है, यही वाक्य क्या है आपका यहाँ पर अशुद्ध दे रखा है। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी ये वाक्य आपका शुद्ध है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, ये भी शुद्ध वाक्य है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ये भी क्या है आपका शुद्ध वाक्य। एक ही इसमें अशुद्ध है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा शब्द जो है भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। ठीक है, इसमें आपको भिन्न अर्थ और प्रकृति वाला जो है शब्द बताना है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सनातन चित्रण शाश्वत, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, परंपरा अनुसार चला आता हुआ। ठीक है, बट यहाँ पर अधुनातन दे रखा है, ये जो है शब्द आपका इन तीनों शब्दों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला अवार्चिन शब्द का विलोम होगा। जो अवार्चिन शब्द है इसका आपको यहाँ पर विलोम बताना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। जो अशुद्ध शब्द है फ्रेंड्स उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है।
तो कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है व्रीहड़ी, ठीक है, व्रीहड़ी जो शब्द है ये आपका अशुद्ध दे रखा है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, कौन सा युग्म जो है गलत है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। मुट्ठी गरम करना यानी कि रिश्वत देना, तो ये सही दे रखा है। लुटिया डूबना यानी कि सारा काम चौपट होना। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना नहीं, इसका अर्थ आपका ये नहीं होता है। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है, लालच दे करके बहकाना, ठीक है, तो यहाँ पर यही गलत दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। माई का लाल यानी कि साहसी व्यक्ति, कहते हैं ना माई के लाल हो, ठीक है, यानी कि साहसी व्यक्ति हो। अगला है क्वेश्चन है मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी शोर जातन की झाय पर श्याम हरित दुति होय। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार की परिभाषा भी मैंने आप लोगों को बताई थी, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हरित शब्द है इसके जो है दो अर्थ निकल रहे हैं। एक का अर्थ क्या होता है हरा रंग, और दूसरा का अर्थ क्या हो जाएगा प्रसन्न होना, ठीक है, तो जहाँ पर आपके एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां पर क्या होता है आपका श्लेष अलंकार होता है, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गौशाला में कौन सा समास है, तो ध्यान रखिएगा जो गौशाला शब्द है इसमें आपका कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है, ठीक है, तो देश की भक्ति, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है निमिष शब्द का पर्याय है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है निमिष शब्द का पर्याय है। देखिए निमिष, ठीक है, निमिष शब्द का आपका पर्याय क्या होता है, क्षण होता है, इसके अलावा आपका विपल होता है, ठीक है, विपल होता है, पल होता है, ठीक है, ये सभी क्या आपके निमिष के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य है, ठीक है, इसमें आपका कौन सा वाक्य है ये आपको बताना है, ठीक है, तो इसमें क्या है आपका भाववाच्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है जिसकी पुरुष है कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है, ठीक है, इसके पहले से कोई भी आशा नहीं है, ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर एक शब्द बताना है, तो इसके लिए आपका एक शब्द क्या हो जाएगा अप्रत्याशित, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्याशा शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, किसी से आशा लगाने के लिए, ठीक है, बट यहाँ पर जिसके पुरुष से कोई आशा ना हो तो क्या हो जाएगा अप्रत्याशित। गोधूम शब्द का तद्भव है, तद्भव क्या होती है, जो कि आपके संस्कृत के शब्द होते हैं उसमें थोड़ा सा हेर फेर के साथ में लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर गोधूम शब्द का आपको तद्भव रूप बताना है, तो यहाँ पर गोधूम, ठीक है, का क्या हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर शब्दों की बात करूँ तो यहाँ पर दे रखा है गाय, गोबर, गोधन, तो ये सारे शब्द आपके यहाँ पर नहीं होंगे। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है ना, निष्कपट, इसको अगर आप लिखेंगे तो इसमें किस तरीके से लिखेंगे, नी प्लस कपट, ठीक है, और इसमें भी आपकी क्या है विसर्ग का यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका सही संधि विच्छेद बताना था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नी प्लस कपट। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी जो है सही, अनुग्रहित आप लोगों ने कई बार लिखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, बट आपको यहाँ पर जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सही जो वर्तनी बताना रहता है तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन ही जो है इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका जो है सही वर्तनी क्या हो जाएगा अनुग्रहित। ध्यान रखिएगा अनुग्रहित इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा आपका। तो चलिए अगला देखते हैं अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है, ठीक है, अपेक्षा का आपको यहाँ पर विशेषण रूप बताना है, तो इसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा अपेक्षित, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए उच्चारण स्थान से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो स्वध्वनि का उच्चारण स्थान है क्या है, जब आप श का उच्चारण करते हैं तो तालु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो ई हो गया आपका बड़ा ई हो गया, च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, ठीक है, झ हो गया, इसके अलावा य हो गया, ये जो सभी आपके स्वर है इनका भी उच्चारण स्थान क्या है तालु ही है, तालव्य है, ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। कोई भी जो है आपको यहाँ पर दे देगा और पूछ लेगा कि ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए, ठीक है। अगला है अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, अत्यंत शब्द में आपको यहाँ पर प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, तो इसमें आपका कौन सा उपसर्ग जो है
है तो इसमें आपका अति उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उपत्यका का अर्थ है, ठीक है, जो उपत्यका शब्द है इसका आपका अर्थ क्या होता है, तो पर्वत के पास की जो भूमि होती है, जो तराई या फिर घाटी कहा जाता है इसे, वही क्या होती है आपका उपत्यका होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है ड का उच्चारण स्थान होता है। देखिए इस तरीके से आपके एग्जाम में लगभग मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराया है इसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है उच्चारण स्थान से रिलेटेड देखने को मिल गए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ड का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका नासिक होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका अहा हो गया, ठीक है, इया हो गया, इसके अलावा ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, इनका भी उच्चारण स्थान क्या होता है आपका नासिक ही होता है। तो ये सभी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इससे बार आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, ठीक है। 4 गज मलमल, इसमें आपको विशेषण बताना है, तो इसमें आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर जो है सर्वनाम के परिणाम का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। शीश का तत्सम रूप क्या है, देखिए जो तत्सम रूप होते हैं ये आपके संस्कृत के ही शब्द होते हैं, ठीक है। तो शीश का आपको यहाँ पर तत्सम रूप बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शीर्ष या फिर सिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है ना। यहाँ पर सिरा दे रखा है, शीर्षक दे रखा है, तो ये नहीं होगा, शीर्ष होगा, ठीक है। चौराहा शब्द में समास है, चौराहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है चौराहा का अर्थ क्या होता है, 4 राहों का समूह, ठीक है। तो जहां पर पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेष हो तो वहां पर क्या होता है आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा, जहां पर जो पूर्व पद होता है ये आपका संख्यावाचक रहता है, वहां पर आपका द्विगु समास होता है। अगला है आग की किरकिरी होना का अर्थ है, ठीक है। कहते हैं ना आग की किरकिरी होना, तो इसका क्या अर्थ होता है कष्टदायक होना, क्योंकि आग की किरकिरी होती है तो क्या होती है कष्टदायक होती है। तो इसी प्रकार आग की किरकिरी होना यानी कि कष्टदायक होना, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अंकित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है ना। मौखिक अभिव्यक्ति का आपको यहाँ पर रूप बताना है, तो जो आशु भाषण होता है ये क्या होता है आपका मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है। अगला है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो हिंदी भाषा है आपकी इसमें जो है टोटल कितनी बोलियां हैं, तो 18 बोलियां। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आपके आ जाएंगे, तो आपकी मारवाड़ी आ जाएगी, जयपुरी आ जाएगी, मेवाती आ जाएगी, मालवी आ जाएगी, खड़ी बोली आ जाएगी, बांगरू आ जाएगी, ठीक है, ब्रज भाषा आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, ठीक है, छत्तीसगढ़ी आ जाएगी, भोजपुरी आपकी आ जाएगी, मैथिली, मगधी, कमुआनी, ठीक है, गढ़वाली और पहाड़ी का भी इसमें आपका क्या है समावेश है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 18 बोलियों में क्या क्या शामिल नहीं है, तो इस तरीके से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर याद भी हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको जो है ये पूरा लिस्ट बना करके 18 बोलियों की व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका युग में, देखिए जो भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका युग में है वो आपकी कौन सी, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा जो तद्भव पत्रिका है इसके संपादक कौन है, अखिलेश है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 12 बरस लो कुकर जियो अरु 13 लो जियो शियार, यह पंक्ति किसकी है, तो ये जो पंक्ति है आपकी ये किसकी है, जगनीक की है, किसकी है, जगनीक की। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो ये जो है किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, ठीक है। तो मॉरिशस में क्या आता है, ठीक है, मॉरिशस में क्या आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला है सूर सागर किस भाषा की रचना है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा जो सूर सागर है ये आपकी किस भाषा की रचना है, ठीक है। तो ये आपकी जो है ब्रज भाषा की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये किसकी कृति है, ठीक है, तो ये सूर सागर की कृति है, ठीक है, सॉरी सूरदास की, ठीक है, सूरदास की कृति है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला है वीरों का कैसा हो बसंत, कविता किसने लिखी है, तो देखिए जो वीरों का कैसा हो बसंत ये जो कविता है ये आपके जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, देखिए जो व्याकरण और वर्तनी दोनों से शुद्ध भाषा कहलाती है वो आपकी कौन सी भाषा होती है, मानक भाषा होती है। ऑप्शन नंबर
फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राशो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आप सभी को पता होगा, यहाँ पर जो आपका परमल राशो है, ठीक है, ये आपका राशो आला खंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? जो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। तो अगर मैं अभ्यागत की बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? अभी, ठीक है, अभी प्लस आगत, तो इसमें आपका उपसर्ग पूछ रखा है, तो अभी उपसर्ग ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय? तो इसको हम लिखेंगे रम प्लस अनीय, ठीक है, तो अनीय प्रत्यय पूछ रखा है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, बौरो शभे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरतही बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करे अरिहा शम प्रही, ठीक है, इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए जो क्रोध होता है, ठीक है, इसका अस्थायी भाव भाव क्या होता है? आपका रोध रस होता है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? रोध रस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार में छंद है, ठीक है। देखिए जो आपका दोहा होता है, क्या होता है? अर्ध शब्द मात्रिक छंद होता है और इसमें आपकी 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। इसका जो विषम, ठीक है, चरण होते हैं पहला और तीसरा, ठीक है, इसमें आपकी 13 मात्राएं होती हैं और जो दूसरा और चौथा चरण होते हैं, जो कि आपके सम चरण होते हैं, इसमें आपकी 11 मात्राएं होती है, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, वाक्य शुद्ध है। देखिए मोहन और गीता गा रही हैं, यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों की बात की गई, गा रही है इसमें सिर्फ आपकी स्त्रीलिंग की बात की गई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। गीता और मोहन गा रहे, तो सिर्फ पुल्लिंग की बात की नहीं, मोहन और गीता गा रहे हैं, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? देखिए जो हिंदी शब्दकोश है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात यहाँ पर करूँ तो सबसे पहले क्रम पर क्या आता है? आपका कृषाणु आता है, ठीक है, कृषाणु आपका सबसे पहले क्रम पे आता है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं ऑप्शन को यहाँ पर चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर कृषाणु आपका सबसे पहले नंबर पे आता है, उसके बाद में आपका क्या आ जाता है? तो उसके बाद में आपका कृषक आता है, कृषक आपका दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद में आपका क्या आता है? क्रम आता है, ये आपका तीसरे नंबर पर आता है। जो क्लीव है ये सबसे लास्ट में आता है, जो कि पहले नंबर पर आपको दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कृषाणु होता है सबसे पहले नंबर पर, ठीक है, उसके बाद में आपका कृषक होता है, ठीक है, कृषक होता है, उसके बाद में आपका क्रम होता है, इसके बाद में आपका क्ल्यू होता है, ठीक है, तो पूछा था सबसे लास्ट पे, सबसे अंत में आएगा हिंदी शब्दकोश में, तो आपका क्ल्यू आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, तो ये आपका कृषाणु आता है, दूसरे नंबर पर कृषक, तीसरे नंबर पर क्रम। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पर आपका अंतिम पूछा था, ठीक है, अंत में क्या आएगा? हो सकता है कि तीसरे में पूछ ले, दूसरे में पूछ ले, पहले में पूछ ले, ठीक है, तो ये क्रम आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, चरमाचरम जगत में कौन सा समास है? ठीक है, चरमाचरम जगत, इसमें आपको फ्रेंड्स समास बताना है, तो इसमें आपका कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, जहाँ पर दोनों ही पद क्या होते हैं? आपके प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए अगर आप शब्द का अर्थ स्पष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? वाक्य प्रयोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। देखिए भाषा शिक्षण की अगर मैं पद्धति की बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो है किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, ड्रैकाली है, ये सभी क्या है? आपकी भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं। बट जो अभिक्रमित अनुदेशन है ये आपकी कोई भी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है। तो ये जो है किसका मानना था? महात्मा गांधी जी का। जो महात्मा गांधी जी थे उनका क्या करना था कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा ये उसकी मातृभाषा यानी कि मदर टंग में ही बच्चे को प्रोवाइड किया जाए, जो उसके आसपास की लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए जो व्याकरण शिक्षण है ठीक है, इसके लिए क्या उपयुक्त नहीं है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप आगमन प्रणाली जिसमें कि एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं इसका आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा निगमन प्रणाली जिसमें कि रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं ठीक है, जैसे कि पहले बच्चे को संज्ञा का नियम बता दिया, उसके बाद में संज्ञा के एग्जाम्पल दे दिए ठीक है। ये भी आपके व्याकरण के लिए अच्छी विधि मानी जाती है। अव्याकृति प्रणाली ये भी आपके व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है। बच्चों कक्षा अभिनय प्रणाली इसमें कि आप रोल प्ले करवाते हैं बच्चों को, ये व्याकरण सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। आनंद कांतमिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ फिर होता है ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1881 ईस्वी में हुआ था ठीक है। कहाँ पर हुआ था ये तो आपसे पूछ रखा है ठीक है। साथ ही साथ किसने किया था, तो बद्री नारायण ठीक है, बद्री नारायण चौधरी चरण प्रेम घन के द्वारा किया गया था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर किया गया था, मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आदिकाल की रचना, आदिकाल की कौन सी आपकी रचना है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ध्यान रखिएगा जो आदिकाल की आपकी रचना है वो क्या है, खुमान राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं अखरावट की बात करूँ तो इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। जो अखरावट है ये आपकी भक्ति काल की रचना है ठीक है। और यहाँ पर जो है ये रचना किसकी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। अगर आपसे पूछे कि अखरावट किसकी रचना है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है और ये आपकी भक्ति काल की रचना है। इसके अलावा अगर मैं दीप शिखा की बात करूँ तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आधुनिक काल की रचना। और किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की रचना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा ठीक है। और ये आपकी आधुनिक काल की रचना है। छत्रसाल दशक की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी रीति काल की रचना है। और किसकी रचना है, तो भूषण जी की रचना है ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला है यहाँ पर हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उपदेश्य कथन आता है, कब आता है ठीक है। तो ये आपका प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात में आता है उपदेश्य कथन ठीक है। आप लोगों ने जो है ये चीजें पढ़ी भी होंगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध संग्रह है ठीक है, ये आपका कौन सा है, चिंतामणि है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना। अगला है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। देखिए यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि किसको जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो रामधारी सिंह दिनकर को ठीक है। साथ ही साथ यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, कि रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो उर्वशी के लिए। और यहाँ पर पूछा ये कि किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो 1972 में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निरामिष किसे कहते हैं। देखिए जो निरामिष है ना, ये किसे कहते हैं, तो जो मांस रहित भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, निरामिष कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है शहद शब्द है। तो देखिए जो शहद शब्द है ये आपका क्या है, एक आगत शब्द होता है ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। देखिए जो वनिता शब्द है इसका प्रयोग जो है किसके अर्थ में किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है स्त्री के अर्थ में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है मुकुंद किसका पर्याय है। जो मुकुंद है ये आपका किसका पर्यायवाची है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मुकुंद जो है आपका किसका पर्यायवाची है, विष्णु जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपका केशव हो जाएगा ठीक है। केशव भी क्या है आपका विष्णु जी का ही पर्यायवाची है ठीक है। गोविंद हो जाएगा, उपेंद्र हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा, पीताम्बर हो जाएगा, नारायण हो जाएगा, ये सभी क्या है आपके विष्णु जी के पर्यायवाची। आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगला है काहे री नलिनी तू कुमलानी तेरे श्री नाली सरोवर पानी पक्ति के रचनाकार कौन है ठीक है। तो इस पक्ति के आपके रचनाकार कौन हो जाएंगे, रैदास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करपट का तद्भव रूप है। देखिए जो करपट शब्द है इसका आपका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कपड़ा ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो तद्भव रूप होते हैं ये जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं इसमें थोड़ा सा हेर फेर के साथ में लिखे जाते हैं। अगला निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है ठीक है। तो शुद्ध शब्द युग्म आपको यहाँ पर बताना है। तो बारात और बसंती ये दोनों क्या है आपके शुद्ध दे रखा है। बारात
बारात नहीं होता है, बारात होता है और बसंत होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला आपका नहीं होगा यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर अर्धस्वर है। देखिए अर्धस्वर आपके इसमें से कौन कौन से, य और व, य और व क्या होते हैं आपके अर्धस्वर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है, इस मुहावरे का आपका सही अर्थ क्या हो जाएगा, अपराधी जो है क्या होता है, शंकाग्रस्त रहना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अगला है एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपने देखा होगा कई व्यक्ति होते हैं जो कि एक बार कही गई बात को बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, शिष्ट प्रेषण, ठीक है, वो क्या है, शिष्ट प्रेषण है। अगला है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस समग्र में है, ठीक है। तो जो बुद्धिहीन शब्द है ये आपका व्याकरण की दृष्टि से विशेषण समग्र के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप सभी को पता होगा जब भी अलगाव की बात होती है, ठीक है, अलग होने का भाव प्रकट होता है, तो वहां पर आपका कौन सा जो है कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मोह मोह मिर्म का संधि विच्छेद, मोह मिर्म, ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है। तो महा प्लस उर्मी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है संविष्ट का विप्रार्थी शब्द है। संविष्ट का विप्रार्थी शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विष्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगला है अष्ट छाप के कवि नहीं है। देखिए जो अष्ट छाप के कवि है उसमें आपके सूरदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, ये सभी क्या हैं आपके अष्ट छाप के कवि हैं। बट जो नाभा दास है ये आपके अष्ट छाप के कवि के अंतर्गत नहीं आएंगे। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया सके तो उसे क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, तो ध्यान रखिएगा जो आचरण की सभ्यता है ये आपका किसका निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भूषण किस काल के कवि। देखिए अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था उसमें ऑप्शन जो था उसमें बताया था कि जो भूषण है किस काल के कवि, तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास अपने एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत करके इस क्लास को जो है बनाया। इसमें जो क्वेश्चन है मैंने बहुत जो है सारे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद में यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, ठीक है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इनको आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो भूषण जो है मैंने बताया था किस काल के कवि है, रीति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव, देखिए श्रृंगार का तो होगा नहीं, हास्य का भी नहीं होगा, करुण का भी नहीं होगा, तो यहाँ पर वीर रस का क्या स्थायी भाव होता है आपका उत्साह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कवितावली के रचनाकार। देखिए जो कवितावली है इसके रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे, तुलसीदास, ठीक है। इसके अलावा गीतावली हो गया आपका, विनय पत्रिका हो गया, ठीक है। ये सभी जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें पूछा गया था, मैंने आप लोगों को कराया था। देखिए जो विनय पत्रिका है इसकी आपकी भाषा कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा ब्रज भाषा है, ठीक है। और ये भी जो है आपकी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ही रचित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। इसमें जो है आपके किस प्रकार के व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। जैसे कि आपका ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ड हो गया और र हो गया, ठीक है। इसमें क्या होते हैं आपके मूर्धन्य व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अंधेरी नगरी के लेखक हैं। देखिए जो अंधेरी नगरी है इसके जो है लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। आदि काल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे, ठीक है। जो आदि काल में जिन्होंने पहेलियां लिखी वो जो है कवि कौन थे, तो वो आपके अमीर खुसरो जी थे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है, तो मैंने आप लोग को अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जहाँ पर अलग होने का जो है भाव प्रकट होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है, तो अपादान कारक होता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ठीक है। उत्साह आपका वीर रस का है तो ये होगा नहीं। क्रोध आपका रोंद रस का होता है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बचे दो, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछ रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा, ठीक है। और जो है हाश रस का स्थायी भाव क्या होता है आपका, हाश होता है। मैंने सभी के आपको स्थायी भाव बता दिए, श्रृंगार रस के, वीर रस के, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है
ओदकाश, ठीक है। तो ये सभी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या है, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। निकित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो तद्भव शब्द आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मछली, इसका आपका तत्सम शब्द क्या होता है, मत्स्य होता है, ठीक है, मत्स्य होता है। तो यहाँ पर मछली क्या है आपका, तद्भव दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए भमर का जो है तद्भव रूप क्या होता है, भौरा होता है। अगर आपसे पूछे कि भमर का जो है तद्भव रूप क्या होता है, तो भौरा होता है। अग्नि का आपका आग होता है, ठीक है, आग होता है। मस्तिष्क का आपका माथा होता है, ठीक है। ये सभी मैं तद्भव रूप आपको बता रही हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ पर तत्सम दे रखा था, और यहाँ पर जो मछली है इसका तत्सम रूप क्या होता है, मत्स्य होता है, ठीक है। तो यही आपको तद्भव दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सबके मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगला है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चौपाई छंद होता है इसके जो प्रत्येक चरण में जो है कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। अगला है तेरी बरछी न बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तेरी बरछी न बर छीने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर जो बरछीने शब्द है इसका अर्थ क्या है आपका, धारदार हथियार, और बरछीने का अर्थ क्या है, प्राण लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका यमक अलंकार है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया, देखिए जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है इसका संपादन आपका 1877 में इलाहाबाद में हुआ था। और किसने किया था, तो बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, कब हुआ था, तो 1877 में। कहाँ पर, इलाहाबाद में। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया, ठीक है। अगला सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, सूर्य प्लस उदय, ठीक है। तो सूर्य प्लस उदय ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है यथाशक्ति में समास है ना। यथाशक्ति में आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि शक्ति के अनुसार। तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, ठीक है, तद्भव बताना है। तो मैंने भ्रमर का तद्भव आपको क्या बताया था, भौरा, ठीक है। तो भौरा या फिर भौरा, ठीक है, बात वही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। मधुरी का तत्सम रूप है, देखिए जो मधुरी है तो उसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मुद्रिका, ठीक है, मुद्रिका हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है ना। तो मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध आपको बताए थे। इसमें आपके अशोक के फूल बताए थे मैंने आप लोगों को, कुटज बताए थे, विचार प्रवाह बताए थे, ठीक है। बट यहाँ पर जो है आपका वृत्त और जो विकास है ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगला है परमल रासो किसके द्वारा रचित है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर देखिए जो परमल रासो है, ठीक है, जिसे हम लोग आला खंड के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी अभी आपके एग्जाम में आया हुआ था, है ना। तो ये आपका किसके द्वारा रचित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जगनिक के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दुल्हन गाहू मंगलचार हम घर आए राजा राम फरतार, यह किसकी पक्तियां हैं, ठीक है। तो ये आपकी किसकी पक्तियां है, कबीर दास जी की पक्ति। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। मृगावती किसकी रचना है, देखिए जो मृगावती है ये आपका 1530 में जो है, ठीक है, कुतुबन के द्वारा रचित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंतरराष्ट्रीय, आप लोगों ने कई बार लिखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। बट यहाँ पर जब वही हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा जो अंतरराष्ट्रीय है, ठीक है, इसमें आपका शुद्ध कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है ना। आगे कुआं पीछे खाएं, इसका अर्थ आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दोनों ओर मुसीबत। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला है रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो ध्यान रखिएगा जो रामचरितमानस है इसकी भाषा क्या है, आपकी अवधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया,
ये जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो आदिकाल है इसके लिए वीर गाथा काल नाम, ठीक है। तो ये आपका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। उत्कर्ष शब्द का विलोम है ना। उत्कर्ष का आपका यहाँ पर विलोम आपको बताना है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे, तो मैंने पूछा था आप लोगों से कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि जो आनंद कादम्बिनी है इसके संपादक कौन है, तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे। मैंने सब कुछ बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके लिए ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसका आंसर आप सभी मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर देगा। हालांकि मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रखा है। ये इसकी जो संस्थापना कहाँ पर हुई थी, सॉरी इसका संपादन कहाँ पर हुआ था, ये आप लोगों से पूछा था तो मैंने बताया था। इसके अलावा कब हुआ था ये भी मैंने बताया था, ठीक है। साथ ही साथ जो है इसके संपादक कौन है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, थ किस वर्ग का व्यंजन है। देखिए अगर मैं थ की यहाँ पर बात करूँ तो ये आपका दंत वर्ग का व्यंजन होता है, जिसमें जो हमारी जीवा होती है ये दांतों को स्पर्श करती है उच्चारण में, ठीक है। तो जैसे अगर आप त का उच्चारण करेंगे या फिर थ का उच्चारण करेंगे, द का उच्चारण करेंगे या फिर ध का उच्चारण करेंगे, तो इसमें जो आपकी जीवा है ये आपके दांतों को स्पर्श करेगी, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, आपके दंत वर्ग के व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला है पनक का समानार्थी शब्द है। देखिए अगर मैं पनक की बात करूं तो इसका अर्थ क्या होता है, आपका सांप, ठीक है, या फिर आप सर्प भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका समानार्थी शब्द पूछ रखा है, तो उरक का भी अर्थ क्या होता है, आपका सांप ही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अधियारा और दीपक किसके प्रतीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अगर मैं अधियारा की बात करूँ तो ये जो है किसका प्रतीक हो जाएगा, अज्ञान का। और जो यहाँ पर दीपक है किसका प्रतीक हो जाएगा, ज्ञान का, ठीक है। बुरे अच्छे अंधेरे और प्रकाश का प्रतीक नहीं है, यहाँ पर अज्ञान और ज्ञान की बात की गई है। तो अंधेरा आपका अज्ञान का प्रतीक है और जो दीपक है ये ज्ञान का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, यामा जो है किसकी रचना है, ये आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा जो यामा है, ठीक है, ये आपकी महादेवी वर्मा जी की कविता संग्रह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसी कविता के लिए जो यामा कविता है, इसी कविता के लिए 1982 में महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी जो है कविता की रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यामा के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कब प्राप्त हुआ था, तो 1982 में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते उसे कहते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को आज की इस क्लास में कई बार ये चीज़ें बताई कि जब भी अंत में जुड़ने की बात की जाए, ठीक है, और कोई नया शब्द बने तो वहाँ पर आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है, उपसर्ग आपका पहले लगता है, ठीक है, शुरू में जुड़ता है। अगला है, स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है। जहाँ पर स्थिति में परिवर्तन न होने का भाव जो है प्रकट होता है, तो उसके लिए सही कहावत क्या हो जाएगी, वही ढाक के तीन पात। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताना है, जो कि क्रिया से बनी है ना। थकावट है ना, थकावट जो है आपकी क्या है, क्रिया से बनने वाली संज्ञा, और ये क्या है, आपकी एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बुराई, आलस्य, ये सभी आपके यहाँ पर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, रिक्त अनुसार का सही संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद से भी आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आए हुए, तो जितने मैंने आज के क्लास में कराया उतना आप जरूर कवर कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि यहाँ से आपके एग्जाम में कोई एक उठा करके दे दे, ठीक है। तो रिक्त अनुसार का जो है सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, रीति प्लस अनुसार। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसमें जो है अगर आपसे पूछे कि कौन सी संधि, अगर आपसे पूछे कि रिक्त अनुसार में जो है कौन सी संधि, तो यड़ संधि है, ठीक है। कौन सी आपकी यड़ संधि है। अगला, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, ठीक है। अनुरूप समस्त पद में आपका कौन सा समास है, तो देखिए अनुरूप में जो है अनु क्या है, आपका एक अव्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है।
अगला है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भ्रमर के पर्यायवाची आपका क्या क्या होता है, भौरा होता है, ठीक है, मधुकर होता है, सटपथ होता है, अली होता है, हालांकि भ्रमर तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। प्रभाकर, प्रभाकर देखिए आपका किसका पर्यायवाची होता है, तो ये आपका भ्रमर का पर्यायवाची नहीं, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था कि भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्रभाकर आपका सूर्य का पर्यायवाची है। अगला है यहाँ पर और ऋजुता का सही विलोम है, ऋजुता का आपको यहाँ पर सही विलोम बताना है। देखिए इसके जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको कराया तो उसमें आपको ऋजु का जो है विलोम पूछ रखा था, यहाँ पर जो है आपको ऋजुता का सही विलोम बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ऋजु था, ठीक है, जो ऋजु था उसका सही विलोम क्या था, वक्र था, ठीक है, क्योंकि ऋजु का मतलब क्या होता है आपका सीधा होता है, जो वक्र होता है उसका मतलब क्या होता है, टेढ़ा होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके एग्जाम में जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो रिपीट हुए, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज के साथ में, ठीक है। तो ऋजुता आपका क्या हो जाएगा, इसका सही विलोम वक्रता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा नहीं टेढ़ापन लगा दिया, ये नहीं होगा, वक्रता होगा, सही जो शब्द है वो आपका वक्रता है। अगला है जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए उपयुक्त शब्द, देखिए जो पसीने से उत्पन्न होता है, ठीक है, उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, श्वेदज, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, श्वेदज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको यहाँ पर करेक्ट है। अगला है साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द आपको यहाँ पर साखी का बताना है। तो साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है, साक्षी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपको यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आग का काना था। देखिए जो हिंदी का प्रेमाख्यान कवि जो कि एक आग के काने थे, ये आपके कौन थे, तो ये आपके जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये आपको यहाँ पर बताना। देखिए कवि जो कि पूरी की पूरी जाति को बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं बताया कौन सा कवि, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, देखने से ही पता चल रहा है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला यहाँ पर, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर स्वस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य, जो स्वस्वर वाचन जो बच्चों को कराया था उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की जो है पढ़ने संबंधी जो झिझक है उसको दूर करना। भी कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अगर क्लासरूम में उनको खड़ा करा दिया जाए तो वो जो है सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, या फिर उनके अंदर जो एक डर रहता है, भय रहता है, तो जो झिझक है उनके अंदर उसको दूर करना, ठीक है, ये जो है स्वस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट है। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है, देखिए जो पाठ्य पुस्तक होती है हिंदी भाषा सीखने में, ये एक साधन के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला है भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, बिल्कुल सही बात है, यानी कि बच्चा जो है अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है अपनी बातों को रखने के लिए। तो ये जो है भाषा शिक्षण का एक आदर्श वातावरण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं, क्योंकि वो जो है बिल्कुल फ्री होते हैं अपने क्वेश्चनों को रखने के लिए। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। भाषागत शुद्धता पर बल देना, यानी कि बच्चा जो भी चीज़ें बोल रहा है उसको बात बात पे डांट देना कि तुम शुद्ध नहीं बोल रहे हो, ठीक है, इसका उच्चारण ये होगा वो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, उसको बोलने देना, उसको खुद को अभिव्यक्त करने देना है, ठीक है। अध्यापक का एकालाप नहीं, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दृश्य श्रव्य सामग्री का ही प्रचुर उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, तो ये भी गलत आपका हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला है वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है को कहते हैं। देखिए जिसमें भी आपकी अपनी राय प्रकट होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसे संपादकीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जहां जहां शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, देखिए जहां जहां शब्द ये आपके व्याकरण की दृष्टि से क्या है, पुनरुक्त शब्द युग में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है। देखिए जब भी आप किसी भी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करके लाते हैं, तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे आयात की क्रिया कहते हैं, ठीक है, आप सभी को पता भी होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पत्तियां किसकी है, तो ये जो आपकी पत्तियां हैं ये छायावती कवि
सूर्यकांत त्रिपाठा निराले जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछे कि ये किस युग के कवि हैं, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया छायावादी युग के कवि हैं, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन कौन सी है, तो राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि तुलसीदास जो है किसकी रचना, अभी पूछा भी था, जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें देखा था आप लोगों ने। ठीक है, ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठा निराले जी की रचना है। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख रचना है वो आपकी सरोज। ठीक है, सरोज स्मृति, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और राम की शक्ति पूजा, ये भी जो है इनकी प्रमुख रचनाओं में से ही एक है। तो तीन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये सभी के हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला है, सोहते ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर अलंकार की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो श्याम वर्ण के कृष्ण के पीले रंग के वस्त्र हैं उनकी तुलना जो है नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों से की गई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। ठीक है, यानी जो श्याम यानी कि भगवान कृष्ण का जो है जो पीला रंग का वस्त्र है उसकी तुलना जो है मनो नीलमणि शैल पर आतत पड़यो प्रभात, यानी जो सूर्य की किरणें पड़ रही है उसके समान जो है यहाँ पर उसकी तुलना की गई। तो उत्प्रेक्षा अलंकार ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, गीता मंद मंद मुस्का रही है, इस वाक्य में मंद मंद वाक्य की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो देखिए जो मंद मंद है, ठीक है, ये जो शब्द युग्म है ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, ज्ञान पीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा, जैसे कि महादेवी वर्मा को भी यामा के लिए ज्ञान पीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, है ना, अभी क्वेश्चन भी आया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पर पूछ रखा है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है। तो ये आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में अगर आप श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ, ये भारत में सर्वोच्चतम पुरस्कार है। उसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यहाँ पर तो पूछ लिया किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया था, तो साहित्य के क्षेत्र में। इसकी स्थापना 22 मई 1961 में हुई थी, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 60 तक आपको गद्यांश पढ़ना है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर देना है। उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है। ठीक है, तो देखिए अगर आप गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कौन सी शैली हो जाएगी, आलोचनात्मक शैली। भी पढ़ करके भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने एकांकियों का मूल स्वर है। ठीक है, देखिए एकांकियों का आपसे यहाँ पर मूल स्वर पूछ रखा है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। उनके एकांकियों का मूल स्वर क्या है, आदर्शवादी है। ठीक है, प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा हमें आंसर मिल गया कि क्या है, आदर्शवादी। एकांकियों का मूल स्वर क्या है, आदर्शवादी, पहली ही लाइन में आपको यहाँ पर दे रखा था। ठीक है, एकांकियों का मूल स्वर क्या है, आदर्शवादी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर मिलते चले जाएंगे। अगला है, रंग मंचता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर से आपको खोजना पड़ेगा रंग मंचता और कहाँ पर इसकी बात कर रखी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं आगे। ठीक है, जगाने का प्रयास की समस्या मूल्य क्योंकि वर्मा जी ने शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स संदेह, दम्भ आदि को कथानक विषय बनाया, किंतु उनकी परिणति आदर्श हुई क्योंकि उनके एकांकियों की न्यायिका अत्यंत अपने पति के सम्मान की रक्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उनकी एकांकियां वो क्या है, आपकी सफल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वर्मा जी ने समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। ठीक है, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में क्या चित्रण किया गया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स संदेह, दंभ आदि का कथानक का विषय बनाया है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों का
की समस्या का, ठीक है। आप यहाँ पर जो है देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके जो है हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप सभी ने इस क्लास को अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। आई होप कि आपके यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट रहे हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि मेरे से किसी एक आध क्वेश्चन में इधर उधर हो गया हो गलतियाँ, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से क्लास को यहाँ पर जो है प्रिपेयर किया था। बट फिर भी अगर हो गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं उसको कमेंट में पिन कर दूँ, ठीक है। वो थोड़ी सी लंबी क्लास रहती है तो उसमें कभी कभी हम बोलते कुछ है निकल जाता कुछ है, ठीक है। तो कभी ऐसा अगर हो जाता है तो प्लीज़ आप सभी उसमें नेगेटिव कमेंट ना करके अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी जो है थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो यहाँ पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका यूट्यूब का एक न्यू फीचर है। प्लीज़ जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है हाइप जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, ताकि यहाँ पर मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बीच में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर आप सभी मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।